यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवीजन में ये तीसरा लेक्चर है जहां पे हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर का? कैपिटल स्ट्रक्चर। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जहां इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट अटेम्प्ट सितंबर की बात करूं, सितंबर 24 के, तो यहां से क्वेश्चन आया था। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में जो पहला पोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना हो सकता है। इस बार क्वेश्चन यहां से देखने को मिले छोटा सा। करेक्ट। प्रैक्टिकल को हमने 3 पार्ट में बांट के पढ़ा है, चारों यहाँ पे दिख रहा है। 3 प्रैक्टिकल है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, दूसरा है EBIT EPS MPS एनालिसिस, थर्ड है फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड चौथा है अदर कंसेप्ट, जैसे कि अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पोर्शन पे आते हैं जो कि है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इसमें जो थे, ये 4 जो थ्योरी थे ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पास्ट में आए हैं, प्रैक्टिकल भी आए हैं। इसके अलावा भी 2 थ्योरी है, एक ट्रेड ऑफ थ्योरी, दूसरा पैकिंग थ्योरी। मजे की बात बताइए, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो यहां से तो थ्योरी लेक्चर पूछने हैं, चाहे ये 2 टॉपिक से पूछे, यहां से पूछे। इसमें अलग से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, जो पहला पॉइंट था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हाँ जी बच्चे, कुछ याद आ रहा है क्या? पढ़ा है ऐसा आपने? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मजे की बात बताऊं, ये सारा कवर्ड है थ्योरी लेक्चर में। आपने मुझसे बैच नहीं लिया है रेगुलर, कोई बात नहीं, जो फास्ट ट्रैक बैच अपलोडेड है ना यूट्यूब पे, उसमें भी थ्योरी लेक्चर है FM के फास्ट ट्रैक बैच में, उसमें ये कवर्ड है। ठीक। चलो, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसे पहले उठाते हैं। नंबर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिक। मैंने आपको समझाया था, किसी भी चीज की वैल्यू निकालना हो ना, तो उससे आने वाली जो भी इनफ्लो होता है, ठीक, हर एक साल उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, तो उस चीज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। फिर हमने पढ़ा, अगर वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना हो तो सिंपल सर, फॉर्म में तो लगा है डेट का भी पैसा, इक्विटी का भी पैसा। 2 ही टाइप ऑफ कैपिटल हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे, डेट एंड इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में। तो इनसे आने वाली जो इनफ्लो है उसको बोलते हैं PBIT। करेक्ट। और इनका प्रेजेंट वैल्यू करना, PBIT कब तक आएगा? परपेचुअल पीरियड तक। कोई एन्यूटी अगर परपेचुअल पीरियड तक आए तो उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है A/I। तो A तो हो गया सर ये PBIT, डिवाइड बाई I। बताओ, दोनों के लिए अगर मैं डिस्काउंट रेट बोलूं तो ये हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक। तो डिवाइड बाई K0। मैंने बोला था कि पहले जो मॉडल थे वो क्या एज्यूम करते थे? टैक्स रेट है नहीं, वो तो MM मॉडल आया, उसको इम्प्रोवाइज करके निकाला गया MM मॉडल विद टैक्स। अगर टैक्स होता तो यहाँ 1 - T कर देते, क्योंकि टैक्स भी तो देना होगा। सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी बोले तो सर, इक्विटी की कमाई क्या है? पैट, डिवाइड बाई, ये भी पैट हर एक साल आएगा परपेचुअल पीरियड तक। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू टोटल का करना हो तो पैट डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट। इक्विटी के लिए डिस्काउंट रेट होता है कि, समझ में आया लॉजिक? एक और तरीका है,
वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का। वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दूंगा तो ऐसे भी वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। ये कैसे सर? फॉर्म में है क्या? इक्विटी और डेट, दो ही जन का तो पैसा लगा है, दोनों की वैल्यू निकाल के जोड़ दूंगा तो टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। बोलो फटाफट से। इस इक्वेशन से अगर वैल्यू ऑफ फॉर्म दिया हो, पीबीआईटी दिया हो, तो के जीरो नहीं निकल जाएगा? आ जाएगा। यानी कि अगर ये इक्वेशन में दो चीज दिया हो तो तीसरा चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बताओ पैट दे रखा हो, ठीक, एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हो तो के ही निकल जाएगा। के ही दिया हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हो तो पैट निकल जाएगा। कहने का मतलब कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें आपको निकालने पड़ सकते हैं, इतना याद रखोगे हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था बेसिक में। फिर हम आए थे कैपिटल स्ट्रक्चर में। सबसे पहला मॉडल था नेट इनकम अप्रोच। ये क्या कहता था? ये कहता था अगर आप लिवरेज को यूज करते हो, डेट को यूज करते हो, जितना ज्यादा डेट यूज करोगे के ही रहेगा कांस्टेंट। इसका एजम्पशन क्या था? के ही क्या रहेगा? कांस्टेंट। कितना भी आप डेट यूज कर लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली एक बात बताओ, इसका कॉस्ट ज्यादा है, इसका कम, ये बढ़ाते जाओगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट तो कम ही आएगा ना, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कम आएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट जहां पे के जीरो मिनिमम होता है ना, वहीं वैल्यू ऑफ फॉर्म मैक्सिमम होता है। बताओ जरा ये कैसे होगा? सर ये डिस्काउंट रेट जहां सबसे कम आएगा वहीं वैल्यू ऑफ फॉर्म हाईएस्ट आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फॉर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है डिस्काउंट रेट पे। समझ रहे हो? तो यानी कि इस मॉडल का कहना था कि डेट जितना से जितना ज्यादा हो सके फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्म को यूज करना चाहिए। क्यों? टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म। इस मॉडल का एजम्पशन क्या था कि के गिवन एंड कांस्टेंट रहेगा, के बढ़ेगा नहीं डेट के यूज करने से। मैंने आपको पढ़ाया था इस मॉडल में जब क्वेश्चन पूछता है तो यूजुअली क्या पूछेगा? के आपको दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म एंड के जीरो पूछेगा। तो बड़ा सिंपल है सर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। पीबीआईटी से इंटरेस्ट घटाऊंगा तो ये, टैक्स घटाऊंगा तो पैट। वैसे टैक्स देगा नहीं एग्जाम में, 99.9% चांस है। क्यों? इस मॉडल में टैक्स था नहीं, पर बाई चांस दिया तो टैक्स घटाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी पैट पे निकलता है। एंड पैट डिवाइड बाय के, वैल्यू ऑफ इक्विटी, जोड़ दोगे वैल्यू ऑफ डेट, ये तो गिवन रहेगा एग्जाम में। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। दूसरा के जीरो आया, पूछा है के जीरो को निकालने का दो तरीका, वही वैल्यू ऑफ फर्म से। वैल्यू ऑफ फर्म अगर ये है तो इससे के जीरो नहीं आएगा, के जीरो आ जाएगा पीबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100, अगर परसेंटेज में निकालना हो तो। या फिर हमने बोला इसको वेटेड एवरेज तरीके से भी निकाल सकते हो। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो वेट आ जाएगा। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइड बाय वेट ऑफ डेट। फिर आता है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल कहता है कि डेट के यूज करने से इक्विटी का कॉस्ट कुछ हद तक ही कांस्टेंट रहेगा, उसके बियॉन्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगेगा। ठीक, यानी कि डेट यूज करोगे तो के जीरो शुरू में गिरेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है। ठीक है। मिनिमम पे पहुंचेगा, ये है मिनिमम लेवल। उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद क्या हो जाएगी? फॉर्म लीवर्ड हो जाएगी सर, रिस्की हो जाएगी। आपने पढ़ाया था ज्यादा डेट यूज करने से फॉर्म रिस्की हो जाएगी, तो इक्विटी वालों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा तो के जीरो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक। वैल्यू ऑफ फॉर्म मैक्सिमम कहां पे आएगा? तो ये आएगा मैक्सिमम जहां पे के जीरो कॉन्स्टेंट हो। यही जहां पे के जीरो कॉन्स्टेंट है, ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वो जो मैक्सिमाइज करे वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो भाई साहब जहां के जीरो सबसे मिनिमम है वहीं तो वैल्यू ऑफ फॉर्म मैक्सिमम आएगा। एमसीक्यू में पूछता तो नहीं है, थ्योरेटिकल पूछे कि बताओ कौन सा ऐसा मॉडल है जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, तो यहां रहा ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक।
इसकी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया। ठीक है, टैक्स दे वैसे वैसे इनमें टैक्स था नहीं ओरिजिनली, पर बाई चांस एग्जाम में टैक्स दे तो याद रखना है पैट पे निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक, टैक्स घटा के। नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडल एनओआई ये क्या कहता है? तो ये कहता था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो वैल्यू ऑफ फर्म को इम्पैक्ट नहीं करता। आप कितना भी डेट यूज कर लो वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? ये कहता था डेट जैसे ज्यादा यूज करोगे ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा और के जीरो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका ये एजम्पशन था कि के जीरो गिवन एंड कांस्टेंट रहता है। इसका अटूट एजम्पशन क्या है कि के जीरो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी तो वैल्यू ऑफ फर्म नहीं चेंज होगा। ठीक जब भी इसका क्वेश्चन दे आप ध्यान रखना के जीरो दिया रहेगा, आपसे क्या पूछेगा? के ई पूछेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछेगा। के जीरो दिया है तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो, पीबीआईटी डिवाइड बाई के जीरो। उसके बाद वैल्यू ऑफ डेट घटा दो। अच्छा टैक्स हो तो 1 माइनस टी करेंगे और क्या सर, जैसे आपने पढ़ाया है। टैक्स हो तो डालनी पड़ेगी एग्जाम में तो टैक्स के साथ भी दे सकता है। वैल्यू ऑफ डेट घटाओगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी पता हो तो के ही नहीं निकल जाएगा, बस उसी फॉर्मूले को रिवर्स करके जो हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला पढ़ा है पैट बाई के, तो इससे के ही आ जाएगा। के ही निकालना हो तो के ही का फॉर्मूला हो जाएगा पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। इससे डेसिबल में आएगा, परसेंटेज में करना हो तो इंटू 100%। ठीक है, चलो फिर आया अपना नेक्स्ट मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच ये भी वही कहता है जो एनओआई मॉडल कहता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडल, कि डेट के यूज करने से कैपिटल यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसने क्या बोला? इसने दिया बिहेवियरल जस्टिफिकेशन, ऐसा क्यों होता है, प्रोसेस बताया इसने और डिटेल में प्रोसेस एक्सप्लेन किया, हाउ दिस हैपेंस। उसने तो बस समझा दिया कि आप डेट यूज करोगे फॉर्म रिस्की होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, के जीरो कांस्टेंट रहेगा। ये एक्सप्लेन करता है ये मॉडल, हाउ दिस हैपेंस, ये होता कैसे है। और ये मॉडल बोलता है ये होता है आर्बिट्रेज की वजह से, आर्बिट्रेज की वजह से। ठीक इस मॉडल का कहना है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगा, इन्वेस्टर आर्बिट्रेज करेंगे, इस वजह से वैल्यू ऑफ फर्म मेंटेन रहता है, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता डेट हो या ना हो। ठीक है ग्राफ सेम वैसे ही बनाओगे इसका भी। आर्बिट्रेज दिखाने का दो तरीका है, एक मान लो ये लिबर्ड फॉर्म है, ये अनलिबर्ड फॉर्म है। ठीक, आर्बिट्रेज के लिए जरूरी क्या है, कभी भी हमारे को प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी वही होती है जब हम महंगा चीज सेल करें और सस्ता चीज खरीदें। यानी कि याद रखना सेल शेयर ऑफ हाई वैल्यू कंपनी एंड बाई शेयर ऑफ लो वैल्यू कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों कंपनियों में जो भी हाई वैल्यू कंपनी होगा उधर से इन्वेस्टर अपना शेयर बेचेंगे, लो वैल्यू में लगाएंगे। अगर ये हाई वैल्यू है तो इधर से बेचेंगे, इसमें लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं सर? इनको एडिशनल कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो कौन ऐसा दुनिया में बेवकूफ इंसान है जो एडिशनल कमाने की अपॉर्चुनिटी होगा तो नहीं कमाएगा? ये एडिशनल कमाने की अपॉर्चुनिटी जिसको आर्बिट्रेज बोलते हैं, ये दो तरीके से दिखा सकते हैं एक सेम इन्वेस्टमेंट सेम रिस्क एंड हायर रिटर्न, यानी कि एक कंपनी से जितना बेच के लाया पैसा टोटल उतना ही मेरा इन्वेस्ट हो, सेम इन्वेस्टमेंट, जितना इसमें रिस्क था उतना ही रिस्क लूं, पर इसमें जितना कमाता था इससे ज्यादा कमाई हो, तो मैं क्यों ना बेच के इसमें लगाऊंगा। दूसरा सेम रिस्क सेम रिटर्न रिलीज ऑफ फंड, इसमें हम क्या देखते थे, एक कंपनी जो हाई वैल्यू था इसमें से बेचा, ठीक,
जितना इसमें कमाता था और जितना इसमें रिस्क था, इसमें दूसरे वाले में भी इतना ही रिस्क लेना पड़ेगा और उतना ही कमाई अगर चाहिए तो कम पैसा लगाना पड़ेगा, यानी कि फंड बच जाएगा, रिलीज ऑफ फंड। ठीक, तो दो तरीके से आर्बिट्रेज दिखा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को दोनों वे में से कर सकते हैं। क्वेश्चन ने बताया कौन सा तरीका, तो कौन सा तरीका जो बोला वो फॉलो करेंगे, नहीं बताया दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। याद रहेगा, जब भी हम लिबर्ड कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकाल के अनलिबर्ड में करते हैं, लिबर्ड में तो डेट भी था, डेट था तो ये कंपनी थी रिस्क की, ठीक, लिबर्ड थी तो सेम ही डेट इक्विटी मेंटेन करना पड़ेगा सेम रिस्क के लिए। तो इसमें इन्वेस्ट करते टाइम हम डेट बोरो करेंगे, क्यों? जस्ट टू मेंटेन डेट इक्विटी रेशियो। ठीक, मान लो उल्टा आया अनलिबर्ड हाई वैल्यू है तो इसमें से निकाल के इसमें बेचेंगे इन्वेस्टर, उल्टा होगा तभी आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी बनेगी। उस केस में जब इसमें से निकाल रहे तो अनलिबर्ड है, जिसमें डाल रहे हैं ये लिबर्ड है, तो हम क्या करते हैं, कुछ पूरा इक्विटी में नहीं डालते, कुछ डेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उधर बोरो कर रहे थे उल्टा जाने पे, अब डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट का इन्वेस्टमेंट क्या है डेट में इन्वेस्टमेंट है सेफ इक्विटी के तुलना में। याद रहेगा क्या ये सारी बातें? अब देखो ये सारी चीजें डिटेल्ड में आपको समझा रखा है, यहाँ पे तो लिखा है, दो एग्जाम्पल भी दिया है दोनों आर्बिट्रेज करने का तरीका का, और इसको डिटेल में हमने 4 केस, यानी कि जब लिबर्ड से अनलिबर्ड में जाए तो वो भी 2 तरीके से करके, जब अनलिबर्ड से लिबर्ड में जाए तो वो भी 2 तरीके से करके, दोनों मेथड से करके मैंने बताया था। ठीक, अगर ये कोई बच्चा जो रेगुलर बैच मुझसे लिया है और ये रिवीजन लेक्चर देख रहा है तो जरा फटाफट से बताए क्या उसको ये दोनों केस में 2-2 एग्जाम्पल करके क्लास में क्वेश्चन कराने से पहले 4 इलस्ट्रेशन मैंने पढ़ाई थी डिटेल में कि नहीं। एमएम मॉडल के कुछ एजम्पशंस हैं, ये ध्यान देने वाली बात है इसमें ये एजम्पशन था जो मैंने बड़ा जोर देके पढ़ाया था आपको। नंबर 1, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। पता है इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट मार्केट की बोथ बायर एंड सेलर हैव एडिक्वेट नॉलेज, दोनों के पास एडिक्वेट नॉलेज है और इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। यानी कि जो भी पार्टी है ना कैपिटल मार्केट में, जो भी पार्टी है ना जो ये शेयर बाई सेल कर रहे हैं, उनको पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा नॉलेज है। कोई एक पार्टी नहीं है जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन दूसरा पार्टी के पास कम और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से ठगी हो जाए। ठीक, वेल इन्फॉर्म्ड है। दूसरा, इन्वेस्टर आर रेशनल, रेशनल इन्वेस्टर है तो रेशनल ही डिसीजन लेगा, जो करना चाहिए, जो एक विवेकशील इंसान करता है वही काम करेगा ये। ठीक, जैसे कि मान लो इस कंपनी में मैं हूँ, करेक्ट, लिवरेज की वो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा मैं कमा सकता हूँ दूसरे में इन्वेस्ट करके, तो मैं इधर से निकाल के दूसरे में करूंगा। कहने का मतलब ये तभी करूंगा ना जब मैं रेशनल पर्सन हूँ। कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम नहीं लेते, आपने देखा होगा जब हम इलस्ट्रेशन करते हैं आर्बिट्रेज का भी तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट शेयर बेचने खरीदने में नहीं लेते, ठीक है फर्म आर ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क बेस्ड ऑन अ बिजनेस रिस्क, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था चाहे लिबर्ड हो या अनलिबर्ड हो, ये दोनों कंपनी में हम क्या एज्यूम करते हैं कि बिजनेस रिस्क सेम है भाई साहब, बिजनेस रिस्क सेम है, यानी कि दोनों कंपनी सेम ही इंडस्ट्री में है, इनकी बिजनेस रिस्क सेम है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क है, इसमें डेट है दूसरे में नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क का सिर्फ फर्क है, और कैपिटल इंप्लॉयड सेम है, दोनों का बिजनेस रिस्क सेम है, सब चीज हमने देखा हुआ है डिटेल में। एमएम मॉडल विदाउट टैक्स भी आ सकता है, एमएम मॉडल विथ टैक्स भी आ सकता है। ठीक, सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड में अनलिबर्ड और राइट साइड में, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, जितने बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है जरा लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे इस चीज का। ठीक, विदाउट टैक्स पहले पढ़ाया था, ये अनलिबर्ड का निकालना हो तो पीबीआईटी इंटरेस्ट तो घटाओगे ही नहीं, इसमें अनलिबर्ड में डेट ही नहीं है, तो जो कमाई है पूरी इक्विटी का है, 1 - टी करोगे नहीं, क्यों? टैक्स भी नहीं है सर, विदाउट टैक्स, डिवाइड बाई K0 लिखो या के लिखो, इसके केस में तो के और K0 सेम ही रहेगा, सिर्फ इक्विटी का पैसा है, तो ये आ गया।
अच्छा, लिबर्ड का जितना अनलिबर्ड का वैल्यू उतना ही लिबर्ड का वैल्यू। ये मैंने क्या बताया था आपको, टैक्स होने की वजह से तभी डेट की वजह से एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट होगा, प्रोवाइडेड की टैक्स है। क्यों, टैक्स है तो डेट पे इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग हो जाती है, वो एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट करके देता है। पर टैक्स ही ना हो तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट करके नहीं देगा। तो ये चीज इधर हमने देखा था। यही अगर विथ टैक्स हो तो वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड कैसे निकालते हैं, पीबीआईटी में से 1 माइनस टी करेंगे डिवाइड बाई के जीरो या के ई। इसके केस में तो के ई और के जीरो सेम ही रहेगा ना, अगर एक ही कैपिटल है इक्विटी बस। तो लिबर्ड का सर अनलिबर्ड जितना तो होगा ही है, इनटू डेट इनटू टैक्स क्यों किया है, दिस इज द एक्स्ट्रा वैल्यू ड्यू टू डेट। सर डेट यूज करने से एक्स्ट्रा भी वैल्यू जनरेट होता है, हाँ जी। क्यों सर, सर डेट पे जो इंटरेस्ट है ना, ये आप पीएल में डालोगे, खर्चा क्लेम करोगे तो इस पे टैक्स सेविंग होती है। इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, ये हर एक साल इतना टैक्स सेविंग होगी, हर एक साल टैक्स सेविंग होगी, उसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो ये आएगा। इसमें एक छोटा सा लफड़ा है, क्या है, ये जो भी लिखा है ना डेट इनटू टैक्स, ये दो चीजों पे बेस्ड है एजम्पशन पे। नंबर वन कि डेट परपेचुअल है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। नंबर टू जो एजम्पशन है कि जो इंटरेस्ट रेट है वही डिस्काउंट रेट है, तभी ये आएगा। इसको डेराइव करके रेगुलर लेक्चर में पढ़ा रखा है। मजे की बात, फास्ट ट्रैक में भी मैंने इसका डेरिवेशन समझाया है। चलो नेक्स्ट के ही निकालना हो तो ये किसका के ही है सर, लिबर्ड का के ही है। तो बड़ा सिंपल है, अनलिबर्ड का जितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उतना तो होगा ही, प्लस ये लिबर्ड कंपनी है तो इक्विटी वालों को कुछ एक्स्ट्रा भी तो चाहिए डेट की वजह से, क्योंकि ये लिबर्ड कंपनी है तो कंपनी है रिस्की। तो क्या इनका इक्विटी का जितना डिमांड है उतना ही इसका इक्विटी शेयर होल्डर भी मांगेगा, नहीं एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेगा, ये वही एक्स्ट्रा रिटर्न है। इसको निकालने का ये डायरेक्ट तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, लिबर्ड का वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट घटा दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। एक बार वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया तो के ही निकाल लो, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। ठीक। चलो अगर यही विथ टैक्स हुआ तो यहाँ 1 माइनस टी कर देना। मुझे एक एक बच्चा बताएगा ये 1 माइनस टी क्यों कर रहा हूं। अगर आपने बोला तो मैं आपके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। ये तो सर जितना अनलिबर्ड में उतना तो चाहिए ही चाहिए लिबर्ड की भी इक्विटी को रिटर्न। ये है सर, ये आप कर रहे हो दिस एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए ड्यू टू डेट। डेट है, फॉर्म रिस्की है, तो एक्स्ट्रा रिटर्न तो चाहिए। तो ये इस वजह से के ई माइनस के डी कर रहे हैं। डेट डिवाइड बाय इक्विटी तो इसलिए कर रहे हैं कि सर जो भी डेट इक्विटी रेशियो होगा, जितना रेशियो होगा उसी रेशियो में 1 माइनस टी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब डेट यूज कर रहे हैं ना, तो एक बढ़िया चीज क्या हो जाएगी, टैक्स होने की वजह से, अगर टैक्स है तो डेट पे टैक्स सेविंग भी होती है डेट के इंटरेस्ट पे। हाँ जी, ये डेट के इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग है ना, उसका इफेक्ट देने के लिए हमने 1 माइनस टी किया है। ठीक। जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो पूरा एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं चाहिए, नॉर्मल केस में जितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था उससे इस केस में कम चाहिए अगर टैक्स है तो। क्यों, क्योंकि सर डेट की वजह से नुकसान तो है पर एक बढ़िया चीज क्या है कि डेट पे इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग हो जाती है। तो 1 माइनस टी का इम्पैक्ट देना जरूरी है, ये 1 माइनस टी उसी का काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलो इस फॉर्मूले को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या करना, सिंपल तरीके से करते हैं। यही वाला है ना जो मैं क्वेश्चन में करवाता हूँ आप लोगों को, क्या कि लिबर्ड के वैल्यू में से डेट घटा दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा और ये फॉर्मूला लगा दो। ये ज्यादा आसान लगता है समझाने में बच्चों को। चलिए फिर आते हैं ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस पे। हमने क्या पढ़ा था, ईपीएस कैसे निकलता है सर, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटता है तो ईबीटी होता है, फिर 1 माइनस टी करते हैं तो आफ्टर टैक्स हो गया तो पैट आ गया, उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड घटता है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। करेक्ट, नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर। ईपीएस पता है और सारा चीज सेम रहे तो पीबीआईटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा। अगले साल मान लो अर्निंग कम होती है, पीबीआईटी कम आती है, तो ईपीएस भी कम आएगा। मान लेते हैं और सारा चीज सेम है, ये भी सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है, यानी कि डेट फिक्स है, प्रीफरेंस डिविडेंड फिक्स है, नंबर ऑफ शेयर फिक्स है, तो क्या रिलेशन है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ईपीएस। ओके, मार्केट प्राइस बताओ, ईपीएस इंटू पी रेशियो। अब मान लेते हैं पी रेशियो कांस्टेंट अगर है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ईपीएस अगर बढ़ाते जाओगे तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये सेम रखो, इसको बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। यानी कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, पी रेशियो को कांस्टेंट रखो तो ईपीएस के बढ़ने से मार्केट प्राइस बढ़ेगा। इन सब में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम अपनी कमाई बढ़ाते हैं तो ईपीएस बढ़ता है, ईपीएस बढ़ता है तो मार्केट प्राइस भी बढ़ता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट और सारे को छोड़ दिया जाए तो। अगर हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन हो कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो हम कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि ये है भाई साहब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे लिए, सबसे बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर? तो कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही है, बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, दैट मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि जिसमें मार्केट प्राइस कंपनी का मैक्सिमम हो। ठीक, मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो तीनों ही केस में ईपीएस निकालेंगे, पी रेशियो से इंटू करेंगे, जिसमें मार्केट प्राइस हाईएस्ट आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। मान लो क्वेश्चन कहता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, तो जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। थर्ड केस, मान लो पी रेशियो दिया ही नहीं है, तब तो ऐसे भी हम नहीं निकाल सकते मार्केट प्राइस, फिर हमें डिसीजन ईपीएस के बेसिस पे देना है, तो जिसमें ईपीएस मैक्सिमम होगा उसी को बोलेंगे दिस इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। करेक्ट, बोलो फटाफट से। फिर एक कंसेप्ट आता है, मान लो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है मेरा एग्जिस्टिंग, करेक्ट, इस पे कुछ ईपीएस कमाता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी कुछ कमाता होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब पीबीआईटी, टैक्स वगैरह होगा तो हम ईपीएस निकाल सकते हैं, सब चीज दे रखा है। अब कहता है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक नए प्रोजेक्ट में, न्यू इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, डेट, इक्विटी एंड मान लो हाइब्रिड डेट प्लस इक्विटी। बताओ, अभी कंपनी कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कमा ही रही है, नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाएगी, तो न्यू इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हम ईपीएस निकालते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अभी जो कमाई है ये भी प्लस नया इन्वेस्टमेंट की कमाई ये भी जोड़ के रिवाइज पीबीआईटी से कैलकुलेशन करेंगे तीनों केस में। डेट के केस में देखो, अभी जो इंटरेस्ट जा रहा है ये तो जा ही रहा होगा, अगर प्रेजेंट में डेट है तो यहाँ डेट और लिया तो एडिशनल इंटरेस्ट जाएगा। इक्विटी के केस में इंटरेस्ट तो नहीं जाएगा पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। ऐसे करना है। मान लीजिए ये नहीं दिया है और कह रहा है यहाँ पे जितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें भी उतना ही कमाएंगे, तो मजे की बात, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, पीबीआईटी डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, और जो भी रेट आएगा, मान लो 12% आया तो इस न्यू कैपिटल पे भी हम 12% कमाते हैं, तो पीबीआईटी आ जाएगा न्यू कैपिटल इंटू 12%। करेक्ट। मान लो कहता है ये जो नया कैपिटल है ना इस पे प्रेजेंट में अभी कोई कमाई एडिशनल नहीं होने वाला है, हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, फिलहाल शॉर्ट रन में कोई हमें को ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर हमें इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मानना पड़ेगा, यही है टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और कैलकुलेशन अपनी शुरू करनी पड़ेगी।
इस अटेम्प्ट में सितंबर 24 में 90% बच्चों से मिस्टेक हो गया। ये नया वाला तो दिया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पुराना वाला खुल के दिया नहीं था, पर ईपीएस दिया था। तो बच्चों ने इसी से कैलकुलेट कर दिया। ये तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट का है, टोटल कंपनी के लिए तो ऑलरेडी कंपनी की कुछ कमाई होगी, वो नहीं जोड़ोगे, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। आपने कहीं से भी लेक्चर लिया होगा, ये सारी चीजें पढ़ी होगी, ये कोई मैं नया नहीं बता रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये निकालना था बच्चे आपको ईपीएस को यूज करके। अगर पीबीआईटी से ईपीएस निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट घटा के, टैक्स घटा के, प्रेफरेंस डिविडेंड घटा के, नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करके, तो उल्टा जाके पीबीआईटी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन करके पीबीआईटी आपको निकालने थे। जिन बच्चों ने नहीं निकाला, सिर्फ इस पीबीआईटी पे टोटल कंपनी का पीबीआईटी मान के कैलकुलेट कर दिया, ये मिस्टेक है। ऐसा हो सकता है कि नए प्रोजेक्ट का फिलहाल पीबीआईटी ना पता हो, चलेगा, पर कंपनी के अभी जो एग्जिस्टिंग पीबीआईटी है वही नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? कंपनी ईपीएस रिपोर्ट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और पीबीआईटी कुछ नहीं है, ये आपको लेना है। नहीं लिया, मिस्टेक हो जाएगा। बाद में बच्चे लिख रहे थे कि उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, बहुत बच्चों का कमेंट आया था। बताओ, जब आपसे ऊपर मिस्टेक हो गया तो नीचे सब चीज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो सारा मिस्टेक हो गया, तो मुझे बताना बड़ा मुश्किल है कि ग्रेस मार्क देता है कि नहीं ऐसे केस में, पर वो मिस्टेक है कहने का मतलब। फिर एक और टॉपिक था ना थ्योरी से पहले, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन बताएंगे जरा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन ऐसा ईबीआईटी का लेवल है जहां पे हम अपना फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मीट कर पाते हैं, यानी कि उतना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मीट हो जाए। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मीट हो गया तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी सब काट छाट के जीरो आएगा, तो ईपीएस भी जीरो आएगा। ठीक। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा है जहां पे पीबीआईटी कितना होता है, सिर्फ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जितना है उतना ही, और इस केस में ईपीएस कितना आएगा, तो ईपीएस सर जीरो आएगा। करेक्ट, याद रहेगा। आपने जो कॉस्टिंग में पढ़ी है ना ब्रेक इवन पॉइंट, वो है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। उसका मतलब होता है जहां पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मीट हो जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीज में निकालना है तो पीबी रेशियो। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोल दे टोटल ब्रेक इवन, पूरा कंपनी का ब्रेक इवन, तो टोटल फिक्स कॉस्ट मीट हो जाए। टोटल फिक्स कॉस्ट में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट और प्रीफरेंस डिविडेंड आता है, लेकिन प्रीफरेंस डिविडेंड को लेते हैं बिफोर टैक्स करके। क्यों? मैंने ये बात लाख बार आपको बताया है कि प्रीफरेंस डिविडेंड पे करने से पहले उस कमाई पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये का कमाई है, 50 टैक्स गया, 50 बचा, इससे मान लो 50 रुपीज प्रीफरेंस डिविडेंड पे हो गया। करेक्ट। तो 50 रुपी प्रीफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए पता है 100 रुपी की कमाई करनी पड़ेगी आपको, तभी तो पहले सरकार ले जाएगा अपना, बचेगा उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड देंगे, इसलिए कर रहे बिफोर टैक्स। ठीक। इसको डिवाइड बाई, अगर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर रुपीज में निकालना है तो पीबी रेशियो। ठीक, ये बताता है सेल्स यूनिट, ये बताता है सेल्स इन अ वैल्यू। टोटल ब्रेक इवन मुझे नहीं लगता कभी पूछेगा, बाई चांस पूछा भी तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। चलो फटाफट से 2 और चीजें पढ़ लेते हैं। नंबर 1 ये है अपना ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी में मैंने पढ़ाया था कि जब भी हम डेट फंड यूज करते हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि उसमें बेनिफिट तो ये है कि डेट पे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, यानी कि इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग हो जाती है, इंटरेस्ट को हम खर्चा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत भी है, डेट में एक हिडन कॉस्ट होता है। क्या? कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिट्रेस। फाइनेंशियल डिट्रेस क्या है? ये एक सिचुएशन है जहां कंपनी अपनी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मीट नहीं कर पाती। मान लो कंपनी ठीक से कमाई नहीं पा रही तो इंटरेस्ट कहां से भरेगी? उस सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल डिट्रेस। देखो, डेट लोगे तभी ये सिचुएशन अराइज होगा क्योंकि डेट होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, पे करना ही करना है। इक्विटी में ये झंझट नहीं है,
कमाइए तो डिविडेंड दीजिए, मत कमाइए मत दीजिए, पर डेट के साथ ऐसा नहीं है, ऑब्लिगेशन फिक्स है। फाइनेंशियल डिट्रेस हुआ तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, ताकि डेट होल्डर इंसॉल्वेंट की एप्लीकेशन डाले और कंपनी बिक जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी कंपनी को नुकसान, सारे एसेट बेच के पे करना पड़ता है, एसेट सस्ते ही दाम में बेचने पड़ते हैं इंसॉल्वेंसी में, जितने में बिकेगा उतने में तो बेचोगे भाई, उसको यूज करके कमाते तो ज्यादा वैल्यू जनरेट होता। दूसरा, अगर रिवाइव भी कर जाता है तो रिवाइव करने से पहले रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा है, तो उसमें भी कॉस्ट इनकर्ड होता है, तो यानी कि ये एक हिडन कॉस्ट है। कंपनी को क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए, ट्रेड ऑफ करना चाहिए कॉस्ट एंड बेनिफिट में, कि बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। ये कब होगा सर, अगर हमारे सेल्स में ग्रोथ है, नॉलेज के लिए, अगर हमारी सेल्स में स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है, हमारी कमाई स्टेबल है, बढ़ भी रहा है, ग्रोइंग फेज में हम, ठीक, तो हम डेट ले सकते हैं, उस केस में डेट से बेनिफिट आएगा, इसकी सिचुएशन कम है। मान लो हमारा ऑलरेडी दिवालिया पिटा हुआ है, लॉस में चल रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं, मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है, जब हमारी स्थिति ऑलरेडी सही नहीं है तो हमें ज्यादा डेट नहीं उठानी चाहिए, डेट से जितनी फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा हो सकता है इस सिचुएशन में फंस जाए। तो कंपनी तय करती है अपनी कंडीशन को देख के कि उसे डेट लेना चाहिए या नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए भैया ये। चलिए, फिर आता है पैकिंग थ्योरी, स्पेलिंग यहाँ पे ई होना चाहिए। पैकिंग थ्योरी बेस्ड है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डिफरेंट पार्टी इन अ ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट नॉलेज अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। अलग अलग लोगों को अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर का नॉलेज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट नॉलेज या वेल इन्फॉर्म नॉलेज होता है फाइनेंशियल मैनेजर के पास। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर को अगर फंड रेज ही करना हो ना किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो कहाँ से रेज करता है, सबसे पहले क्या कोई इंटरनल फाइनेंसिंग है जैसे कि रिटेन अर्निंग, तो उसकी प्लग बैक कर देगा, पीएलओजी है, प्लगिंग बैक बोलते हैं। याद करिए चैप्टर नंबर 2 टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अदर टाइप में ये पॉइंट है, ठीक। दूसरा, अगर इंटरनल फाइनेंस नहीं हो सकता, अपने पास सफिशिएंट रिटेन अर्निंग नहीं है, तो क्या करेगा, डेट से लेके आएगा। डेट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी, एंड समटाइम हाइब्रिड भी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, डेट से तभी लेके आएगा जब क्या हो, बताना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो। एग्जैक्टली बोलूं तो केडीटी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, इसको हमने पढ़ा था कहीं पे, सर हमने पढ़ा था लिबरेज चैप्टर में, किस नाम से, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। और मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि जब ROCI यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से, तो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, तभी डेट लेंगे। आप बताइए, कहीं पे मुझे इन्वेस्ट करना है, 15% कमा रहा हूं, डेट से पैसा लेके आना है, 10% में मिल रहा है, तब ठीक है, देने हैं 10%, कमा रहा हूं 15%, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा डेट का। जो एडिशनल कमा रहा हूं ना डेट को पे ऑफ करने के बाद, ये एडिशनल वैल्यू क्रिएट करते हैं, इसी से शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक। अगर जस्ट इसका उल्टा लेते हैं, केडीटी है 12%, डेट का कॉस्ट ज्यादा है, पर अगर मैं पैसे ले आके इन्वेस्ट करूं तो कमाऊंगा सिर्फ 8%, तो भाई साहब डेट से पैसा लाने की क्या जरूरत है, जब आप 12% पे लेके आओगे और 8% कमाओगे, तो ये क्या करेगा, निगेटिवली इंपैक्ट करेगा रिटर्न ऑन इक्विटी को, ठीक। दूसरे लैंग्वेज में, कैपिटल बजटिंग के लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को बोलते हैं निगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट। इसकी वजह से वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा, मार्केट प्राइस गिरेगा, ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी या पढ़ी होगी, मुझसे नहीं तो किसी और टीचर से, ठीक है। और थर्ड है एक्सटर्नल इक्विटी, तीसरा प्रेफरेंस देगा एक्सटर्नल इक्विटी का। इसके दो रीजन है, इक्विटी का कॉस्ट ना थोड़ा हायर होता है, इक्विटी में हायर रिस्क है, इस वजह से हाई कॉस्ट होता है, और दूसरा इक्विटी में ना डाइल्यूजन भी होता है, ऑनरशिप का, ऑनरशिप डाइल्यूजन होता है इक्विटी में, ठीक है। ऑनरशिप पैटर्न चेंज होगा, नया नया इक्विटी रेज करेंगे तो
होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है रिवीजन लेक्चर, जैसा भी लगा कमेंट करिए, ठीक। एंड पढ़ते रहो बढ़िया से। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई डाउट हो तो चाहे जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इवन आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम नंबर होगा, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक। कहीं से भी आपने क्लासेस लियो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, डाउट आपकी 100% क्लियर करी जाएगी, ठीक। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करते रहो।